मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, गति एवं दूरी का मापन। Sima and Mohan as class children and had visited many places during their summer vacations. Some children had gone to their native village by a bus, then a train, and finally a bullock cart. One student of their class had traveled by an aeroplane. Another spent several days of his summer vacation going on fishing visit in his uncle's boat. सीमा सीमा और मोहन की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म आकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने प्रत्येक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। After that, the teacher asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that traveled on the soil of Mars and made some experiments. These vehicles were taken on the soil of Mars by a spacecraft. इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थी से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष द्वारा किया गया था। Meanwhile, Seema had been reading stories in a book about ancient India, and now he wanted to know how people moved from one place to another in earlier times. इस बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एंशिएंट टाइम्स पीपल did not any means of transport. They used to travel only on foot and carried their goods either on their back or using स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान या तो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बोट्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रोड्स। इन द beginning, the boats were simple logs of wood in which a hollow gravity could be built. Later, people learned to keep together several pieces of wood and give shapes to the boats. These shapes were similar to the shapes of the animals living in water. Recall our discussions of these stimulated shape of fish. प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लठों से जिनमें खोखली गोही का बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नावें जल में रहने वाले जीवों के आकृतियों के सदृश थी। अध्याय 8 एवं 9 में मछलियों की धारा रेखाएं आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। Invention of the wheel. Invention of the wheel made a very important change in modes of transport. The shape of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull vehicles which moved on wheels. इसी बीच प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में पहिए के आविष्कार में इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्ष में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। Until the beginning of 19th century, people still depended on animal power to carry them from one place to another. The invention of a steam engine introduced a new source of power in transport. Railroads were built for steam engine to drive wagons and carriers. 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियां तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों पर निर्माण किया गया।
After that, automobile vehicles came, motorized boats and ships were used for transparent on water. In the earlier years 19th century, the invention of airplanes was done. Later these were developed to carry passengers and their goods. Electric trains, spacecraft, supersonic airplanes, and monorail are few contribution of the 20th century. इसके पश्चात स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए हैं और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, प्राधान्यिक सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी की कुछ योगदान है। Some modes of transport are so in figure. Place them in correct order from earliest modes of transport to the most recent. Do you notice the earlier modes of transport that are not in use today? चित्र में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता? How far have you traveled? How wide each desk? आपने कितनी दूरी तय की? यह डेस्क कितना चौड़ा है? How did people find how far they have traveled? लोग यह कैसे पता लगाते हैं कि वे कितना दूरी चले हैं? How will you judge whether you can walk all the way to your school or you will need to take a rickshaw or a bus to reach your school? When you want to buy something, is it possible for you to go to the market on foot? How will you find the answers to these questions? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? It is often very important for us to know how far a place is, so that we can make an idea how we are going to reach that place. An aeroplane, walk, take a train or a bus, a ship or even a spacecraft. कोई स्थान कितना दूर है, यह प्राय जानना महत्वपूर्ण है ताकि हम यह अनुमान लगा सके कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष लेना होगा। Sometimes we have to know the length or width of some objects. For example, in Seema and Mohan's classroom, there are large desks and each desk is shared by two students. Seema and Mohan sit together on one desk, but they frequently fight with each other for using a large space of the desk. कभी हाँ, ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। सीमा और मोहन की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा बोझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। The teacher suggested them to measure the length of the desk, so they make a mark exactly in the middle of a desk and draw a line to divide it into two equal halves. अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। Both of them have interest in playing gilli danda with their friends. Mohan always kept a set of gilli and danda with him. ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं और मोहन तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। So they tried to measure the length of their desk using the danda and the गिल्ली। यह चित्र देखिए, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया।
The desk looks to be having a length equal to two gilly lengths and two danda. Now they draw a line in the middle of the desk and seems to be happy by taking a half of the desk equal to a gilly and a danda in length. After a few days, the market line gets removed. Mohan now has a new set of danda and gilly as he lost his old set. Now they are measuring the length of desk using the gilly and danda as shown in figure. ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिलियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया है, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बुजो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है। अब उसके पास गिल्ली डंडा का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार माप दिखाई देते हैं। Now when they measured the desk with the new set of danda and gilly, it seems to be about the two danda lengths, one gilly length, with little space still left out. This space is less than one gilly length. Now what to do? हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? What do you suggest, Seema and Mohan to measure the length of the complete desk? Can they use a cricket wicket and bells to measure the length of a desk, or do you think that this might create the earlier problem? आप पहली नो आप मोहन और सीमा को क्या सुझाव देंगे कि ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गोलियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? They can take a small length of string and mark 2 points on it. This space will be string length. They can measure the width of the desk using string lengths. How can they measure distances less than the length of a string? They can fold the string and divide it into 1 by 2, 1 by 4 and string lengths. Now perhaps Seema and Mohan can measure the correct length of the desk using the string. वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लें और इस पर दो चिन्ह लगाएं। यह डोरी की एक लंबाई होगी। वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं? वे डोरी को मोड़ एक 1/2 एक डोरी की लंबाई का आधा, एक चौथाई तथा 8वां भाग कर सकते हैं। आप संभवतः पहली तथा मोहन तथा सीमा डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। You could suggest them to use the scale each their geometry box to solve their problem. Yes, of course. आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्योमेट्री बॉक्स के पैमानों का उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। Mohan had been reading about the way person used to measure different distances before such standard scales were not present, and he has also been trying to follow different ways of measuring distances till now. मोहन ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न अलग अलग ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। There are several occasions when we have to measure lengths and distances. The tailor needs to measure the length of the cloth to find if it is sufficient to stitch a kurta. A carpenter needs to measure the width and height of a cupboard to find how much wood he would require to build its door. The farmer has to know the length and breadth of his land to buy enough seeds to sow and to know how much water would be required for his crops. ऐसे अनेक अवसर आते हैं
ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ती सीने के लिए प्राप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने के लिए आवश्यकता होती है कि ताकि वह जान सके कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी होगी एज्यूम assume you are asked how tall you are, then you are asked to tell the length of a straight line equal to the top of your head to the heel of your feet. यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर है। हाउ लॉन्ग इज दिस बिल्डिंग, यह झाड़ू कितनी लंबी है, ये झाड़ू कितनी लंबी है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, यह डेस्क कितना चौड़ा है। हाउ फार इज इट फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, मुंबई लखनऊ से कितनी दूर है, मुंबई कोलकाता से कितनी दूर है। बिल्डिंग कितना बड़ा है, झाड़ू नहीं, बिल्डिंग कितना बड़ा है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी है। All these questions have one thing in common. They all are related to a distance between two places. The two places may be near, like the two ends of a desk, or they may be far away, like Kolkata and Mumbai. इन प्रश्नों में से एक बात सामान्य है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं, जैसे कोलकाता एंड मुंबई से बहुत दूर हो सकते हैं। Let us do some measurements to look what correctly we need to do when we measure lengths or distances. आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है। Some measurement, कुछ मापन। Activity 1, क्रियाकलाप 1. You can do each activity in group one by one. Assuming your foot as a unit of length, measure the length and breadth of your classroom. It may happen while measuring these spaces, you may be left with some spaces unmeasured as it is smaller than your foot. Now you can use a string to measure the length of remaining space as you did earlier. Write your observations in table 1. आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गए तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रश्नों को सारणी में लिखिए। एक्टिविटी 2, क्रियाकलाप 2. You can do this work in a group using your hand span as a unit of measurement. Measure the width of a desk or a table in the classroom. क्रियाकलाप 2, समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बलिष्ठ को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। मेजरिंग द विड्थ ऑफ ए टेबल विथ ए हैंड स्पैन, मेज की चौड़ाई को बलिष्ठ से मापना। Here also you may need a string whose length is equal to your hand span and then fractions of this string length to measure the remaining length. Write all observations in table 2. मापने के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बलिष्ठ के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। We notice that measurement is the comparison between a known quantity and a known quantity. This now fixed quantity is called a unit. The measurement is written in two parts. One part is a number, the other part is the unit of the measurement. For instance, if in activity 1 the length of the classroom is found to be 10 lengths of your foot, then 10 is the number and foot length is the unit chosen for the measurement. हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात राशि निश्चित राशि को मात्रा कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या अथवा दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में
उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा की कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या अथवा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापने के लिए चुना गया। Now study all the measurements written in table 1 and 2 are all the measurements for the room using everybody's foot equal are everybody's head span used in the measurement different because the length of your hand span may be different from your friend's head span and your friend's hand span. Similarly, the length of your foot may be slightly different from other students. Therefore, when you tell your measurement to another people using your length of foot or hand span as a unit, they will not understand the actual length because they don't know the length of your foot or hand span. सारणी में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई की ये सभी माप बराबर हैं? क्या सभी के द्वारा अपने अपने बलिष्ठों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बलिष्ठती लंबाई में आपके मित्रों की बलिष्ठों से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैरों की लंबाइयों में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए आप अपने बलिष्ठों या पैरों की लंबाई की मात्रा की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे ये नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बलिष्ठ अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। Therefore, we require some standard units of measurement that do not change from person to person. हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान है। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मापन के मानक मात्रक। Long ago, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of one step. All these units of measurement were commonly used to measure various distances. प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। Equiped as the length from the elbow to the fingertips was used in earlier equipment and was also recognized as a unit of in other portion of the world. हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। Person also used the foot as a unit of measurements in many parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. कोहनी से अंगुली की छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता थी। People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched hand and their chin. The Romans measured length with their pace or steps. लोग एक गज कपड़ा फैली बाह के सिर से अपने तक मापते थे। रोमावासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। In ancient India, a small length were measured by an angle, finger, or a mutti fist. Even today, we can observe flower sellers using their forearm as a unit of length for selling garlands. In several towns of India, several such kind of body parts continue to be in use as unit of length when convenient. प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों के मापने के लिए अंगुली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रा के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रा के रूप में उपयोग होता रहा। We know that everyone body could be slightly different sizes. This must have caused errors in measurement. In 1790, the French made a standard unit of measurement called the metric system.
कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझन आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिमिलिटी इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट साइंटिस्ट्स फ्रॉम द होल वर्ल्ड। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिक मापन के मानक मात्रों के have accepted a set of standard units of measurement. The system of units today used in known as the International System of Units (SI units). The SI unit of length is meter, a meter scale, and 15 centimeter scale is shown in figure, which is found in your geometry box. जिस प्रकार बताया कि एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई यूनिट कहते हैं, मात्रा कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर में चित्र में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया। Each meter m is divided into 100 equal fractions called centimeter cm. Each centimeter is further divided into 10 equal divisions called milliliter mm. प्रत्येक मीटर m को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर cm कहते हैं। एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं। एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 mm इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट ए कन्वेंट यूनिट। फॉर लार्ज डिस्टेंसेस वी यूज ए लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ विच इज कॉल्ड किलोमीटर। लंबाई दूरियों को मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। 1 km is equal to 1000 m. Now we can repeat all our measurement operations done earlier using a standard scale and measure all lengths in SI units. Before we do that, we do need to know the right way of measuring lengths and distances. अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को ऐसा ही मात्रक में माप सकते हैं। ऐसे करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही तरीका जानना आवश्यक है। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई के यथार्थ परिशुद्ध माप। इन आवर डेली लाइफ वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod for measuring the length. You must select a suitable device. For example, you cannot measure the breadth of a tree or the size of your chest using a meter scale. Measuring tape is more convenient for a small measurements such as the length of your pen. You can use a 15 centimeter scale from your geometry. आप दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु के मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा चरण अपने सीने वक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाई जैसे आपके पेंसिल को लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स को 15 सेंटीमीटर पैमानों को काम में ला सकते हैं। फॉर मेजरिंग लेंथ वी हैव टू टेक द फॉलोइंग केयर। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। कीप द स्केल इज इन टच विथ द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शो इन फिगर ए। चित्र में दिखाए अनुसार पैमानों को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। इन सम स्केल्स the ends may be slightly broken. You may not be able to observe the zero mark clearly in such scales. In such
In such cases, you should not take measurements from the zero mark of the scale. Beside zero mark, you can use any other full mark of the scale, say 1.0 centimeter. So after taking reading, you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For instance, in figure B, the reading at one end is 1.0 centimeter and at the other end it is 30.3 centimeter. Therefore, the length of the object is 13.3 minus 1.0 centimeter is equal to 20.3 centimeter. 20.3 सेंटीमीटर। यह फर्स्ट देखिए चित्र 10 चित्र में दिखाए अनुसार पैमानों को वस्तु के संपर्क में इसके लंबाई का निर्देश रखिए। कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों की शून्यंक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमानों के शून्यंक से माप लेने से बचिए। आप पैमानों का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांकों को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र में एक सिरे का पाठ्यांक सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर अतः वस्तु की लंबाई 14.3 सेंटीमीटर माइनस 1.0 सेंटीमीटर इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर से है 3 सेंटीमीटर से। अब थर्ड में चलते हैं। इनकोरेक्ट एंड करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विथ ब्रोकन एज। टूटे किनारे मापे जाने वाली रखने की ए सही है तथा गलत विधि बी गलत विधि है। इंपॉर्टेंट थर्ड में है एग्जैक्ट Position of the eye on a scale is also important for taking measurement. Your eye must be in front of the point where the measurement is to be taken as shown in figure. Position Y is the exact position of the eye. Note that from position the reading is at 7.5 centimeter. From positions X and Z the readings may be different. माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति में भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र में दर्शाए अनुसार आपकी आंख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आंख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थितियों ए तथा सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। एक्टिविटी 3 क्रियाकलाप 3। मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड first by using handspan and then by using a meter scale. To do these, ask your friend to stand straight with his back against a wall. Make a mark on the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall first with your handspan and then with a meter scale. Now ask all your friends to measure this length in a similar way. Write the observations in table 3. क्रिया 3 है। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बलिष्ठों और फिर मीटर पैमानों का उपयोग करके मापे। इसके लिए अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिरे से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बलिष्ठ से और फिर मीटर पैमानों से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इस प्रकार मापने के लिए कहिए कि सभी परीक्षण सारणी में लिखिए। Study the results obtained by your all friends. Their result in column 3 may vary as the length of the handspan varies from friend to friend. Look at the results in column 2 where the measurements are taken by a standard scale. The results obtained may be close to each other, but are they very exactly equal? If not, then find out the reasons of the difference, because everybody is using the same scale and not different hand spans. Therefore, this small error could be in taking observations in higher classes. We will read about the importance of handling and knowing such errors in measurement. विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बलिष्ठों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। आप कॉलम 3 के परिणामों को देखिए जिसमें सभी मानक पैमाने द्वारा ली गई ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक बराबर है? यदि नहीं तो आपके विचार से यह अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न अलग बलिष्ठों का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं। यह अंतर परीक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे।
मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। वी कैन नॉट यूजली डायरेक्टली ए मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। वी कैन यूज ए यार्न टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं, धागे का उपयोग कर सकते हैं। एक्टिविटी 4 क्रियाकलाप 4। Activity 4. Take a yarn to measure the length of the curved line XY. Put a knot on the yarn near its one end. Put this knot on the point X. Now keep a small portion of the thread along the line, keeping it straight using your thumbs and fingers. How hold the yarn at this end point with one hand. Using one hand बताते हैं कि क्रियाकलाप 4 है। Activity 4. वक्र रेखा ए बी की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग किया। खींचिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपने अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदेश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे की ओर थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदेश फैलाइए। हैंड using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. Go on repeating this method. Go on repeating this method till the thread reaches to other end y of the curved line. Make a mark on the thread where it touches the end y. Now straight the yarn along a meter scale. Measure the length of the thread between the knot in the starting and the final. Mark on the thread. In this way we get the length of the curved line XY. इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे की ओर थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदेश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु B तक पहुंचाइए। धागे का जो भाग बिंदु B पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदेश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन विथ ए यार्न। धागे की सहायता से किसी वक्र की लंबाई मापना। वी ऑब्जर्व दैट वी नीड ए लॉट ऑफ केयर टू मेजर एग्जैक्ट डिस्टेंसेस एंड लेंथ्स। We need some standard units and devices to measure these distances and to convey our results to others. हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों के यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियां तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रों की आवश्यकता होती है। Moving things around us. हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। Activity 5 क्रियाकलाप 5. Think of some objects you have observed currently. Write them in table 4. A table, a mosquito, a school bag, people sitting on desks, moving about, maybe a dog, cow, butterfly, your hand, a small child, a fish in water, a house, a factory, a horse, a stone, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock. Make your list as long as you can. उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी। इनकी सूची सारणी में बनाइए। स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्कों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग, इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवारी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबाई सूची बना सकते हैं। विच ऑफ दिस आर ट्रैवलिंग, विच आर एट रेस्ट। इनमें से कौन गतिशील है, कौन विराम में है। How did you ensure whether an object is in motion or at rest? आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में अथवा विराम में। ओके। You might have observed that the bird is not at the same place after some time, while the desk is at the same place. On this basis, you may have decided whether an object is in motion or at rest. Let us look at the motion of an ant. आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर नहीं दिखाई देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है।
अतः विराम है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एंट। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। एक्टिविटी 6 क्रियाकलाप 6 स्प्रेड ए लार्ज शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड पुट सम शुगर ऑन इट। एंड्स विल बी differently attracted to the sugar, and just after some time you will find several ants crawling on the sheet of paper. For any one ant, make a small mark with your pencil near its position. When it have just crawled to other place onto the sheet of paper, keep marking again and again near its position as it moves along on the sheet of पेपर। क्रियाकलाप 6 फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखें। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज को शीट पर बहुत सी चींटियां को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंगे चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। After some time, remove the sugar and the ants from the paper. Connect the different points with arrows to show the direction in which the ant was moving. Each of the points marked on paper show the direction in which ant moved to in intervals of a few seconds. जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाए आप इसके स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाइए। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियां हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ गति की को दर्शाता। Motion seems to be any type of a change in the position of an object with time, isn't it? गति किसी वस्तु की स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन जैसे दिखाई देते हैं। क्या आप ऐसा नहीं मानते? इन एक्टिविटी 5 क्रियाकलाप 5 में where did you put objects like a sewing machine, a clock or an electric fan while making group of these objects? Are these objects moving from one place to other? No. Do you notice movement in any of their parts, the blades of the fan or the hands of a clock? In what way they a train? Let us now see at some kinds of motion to understand various type of movements. क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तु को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही है? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयां कैसे गति करती हैं? क्या यह गति रेलगाड़ी की गति जैसी ही है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियां देखते हैं जिनसे हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। टाइप्स ऑफ मोशन, गतियों के प्रकार। You may have seen the motion of any vehicle on a straight road, march past of soldiers in a parade, or the falling of a stone. What type of motion in these sprinters in a 100-meter race also move along a straight track? Can you tell such more examples from your surroundings? गति के प्रकार। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इस प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? इन ऑल दीज given examples we observe that the objects travel along a straight line. Such a type of motion is known as rectilinear motion. इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदेश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। एक्टिविटी 7 क्रियाकलाप 7 Take a stone, tie a yarn to it and rotate it fastly with your hand. Observe the motion of the stone. We find that the stone travels along a circular path. एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखें। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। In this motion, the distance of the stone from your hand remains equal. This motion is known as called circular motion. इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुले गति कहते हैं। The motion of a point marked on the blade of an electric fan
and motion of a point marked on the hands of a clock are examples of a circular motion. सर्कुलर मोशन एक्टिविटी 7 जिस प्रकार पढ़े, इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुलीय गति कहते हैं। द क्लॉक और द इलेक्ट्रिक फैन आर नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, but the blades of the fan and the hands of a clock are rotating, and the distance of a point from the center of the fan or the clock face will remain the same as they rotated. बिजली के पंखे की पकड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुलीय गति के उदाहरण बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गति नहीं कर रहे हैं। In some cases, an object repeats its motion after some time. This motion is known as a periodic motion. Take the stone tied with a thread that you used in activity 6. Now hold the thread in your hand and let the stone hang from it. Now pull the stone to one side with the other hand and let it free to move. This is a pendulum. This will help us to understand the periodic motion of a pendulum, a branch of a tree moving to and fro, strings of a guitar, motion of a child on a swing or बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं गति करे, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती है। क्या ऐसा ही घड़ियां की सुई भी करती है? यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयां पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। The surface of a drums, tabla being played are some examples of periodic motion where all these objects repeat their motion after a fixed interval of time. Periodic table के बारे में समझते हैं। periodic motion के बारे में कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। आप डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। यह एक लोकल है। यह लोकल मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को समझने में हमारी सहायता करेगा। किसी लोकल को गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियां की गति, बजते समय ढोलों के पृष्ठों की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तुओं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते हैं। मोहन इज नॉट श्योर व्हाई वी से दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम हिज हैंड रिमेन्स सेम। कैन यू हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड दिस? रिमेंबर दैट द स्टोन इज हेल्ड विथ ए स्ट्रिंग। मोहन यह निश्चित नहीं कर पा रहा है कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम यह क्यों कहते हैं कि पत्थर के हाथ से दूरी समान रहती है। क्या आप मोहन को यह समझने में सहायता कर सकते हैं? याद रखें, पत्थर की डोरी से बंधा हुआ। Did you ever observe the motion of a sewing machine? You find that it remains at the same location while its wheel moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel moves, isn't it? This needle is doing a periodic motion. क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होता है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही है। Have you observed the motion of a ball on the ground when the ball is rolling on the ground? It is rotating as well as moving forward on the ground. Thus, the ball shows both rectilinear and rotational motion. Can you tell the other examples where objects undergo combination of various types of motion? क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? In this chapter we did several measurement activities and discussed some types of motion.
सम टाइप्स ऑफ मोशन। इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ ही प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा किया। हमने देखा कि समय के साथ साथ स्थितियों में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए गति करते हैं। वी फाउंड दैट हमने देखा कि we found that motion was a change in the position of an object with time. The change in this position can be measured through distance measurements, which allows us to know how slow or fast a motion is. The motion of a snail on the ground, a butterfly flitting from flower to flower, a river flowing along its direction on clear rounded pedals, an aeroplane flying high up in the air, making jet trails, moon rotating around the earth that shows the movements of different kinds of different places around us। विषय में चर्चा हमने देखा कि समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घूमने का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट पथ चिन्ह बनाना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाता है। समरी के बारे में पढ़ लेते हैं। Summary सारांश। Various modes of transport are used to go from one place to another. एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। In ancient times, people used the width of a finger, length of a foot, and the distance of a step as units of measurement. This caused confusion and a need to develop a uniform system of measurement arose. इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापने के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी। ऐसा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। Today we are using international system of unit SI unit. This is recognized all over the world. हम मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रक का उपयोग करते हैं। इससे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। मीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ। SI मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मोशन। वर्तुल मोशन, सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं।